नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपसे मुखातिब होने का मौका मिला। स्फीयर स्टडी पॉइंट आपका हार्दिक आभार एवं स्वागत करता है। चलो, एक थीम कोटेशन आपके सामने बोर्ड पर लिखी हुई है। ग्रेट थिंग्स नेवर कम फ्रॉम कंफर्ट जोन। अर्थात ये कि आपका लक्ष्य बहुत बड़ा है, उसको आप सरलता से हासिल नहीं कर सकते। उसको पाने के लिए आपको कठिन परिश्रम की आवश्यकता पड़ेगी और कठिन परिश्रम के बिना कोई भी लक्ष्य आपको हासिल नहीं होगा। आपको कोई भी बोल दे कि ये तेरे से काम नहीं होगा, इसको छोड़ देना चाहिए, या फिर ये तेरे बस की बात नहीं है, इसे मत कर, आपको ऐसे कहने वाले लोग खूब मिल जाएंगे, लेकिन ऐसे लोग कम मिलेंगे जो आपको ये कहेंगे कि नहीं, ये कार्य तुम कर सकते हो, इसके लिए तुम ही बने हो और तुम्हें डेडिकेट करते हैं। वैसे लोगों की संगति में आप रहिए और वे दोस्त या वो परिवार के सदस्य जो आपको हमेशा ये कहते हैं कि आप ये कार्य नहीं कर सकते हैं, तो आप उनसे दूरी बनाए रखें। आपकी उसी में भलाई है, क्योंकि वो आपको तनाव पैदा करेंगे। तनाव से मुक्त कभी नहीं कर सकते। और ये ध्यान रखना, लक्ष्य हमेशा जितना कठिनाई से प्राप्त होगा, वो उतना ही अपने लिए अच्छा रहेगा भविष्य में। आप किसी लक्ष्य को बहुत सरलता से प्राप्त कर लेते हैं। अगली विशेषता है विश्व शांति का समर्थन। 15 तक हो गई। 16 नंबर विशेषता, विश्व शांति का समर्थन। हमारा देश वसुधैव कुटुंबकम का समर्थन करता है और वसुधैव कुटुंबकम पूरा विश्व हमारा परिवार है, ऐसी भावना रखता है। और इसी भावना को रखते हुए भारतीय संविधान के अंदर जो हमारे भाग 4 है, डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल, उसके अंदर अनुच्छेद नंबर 51 जोड़ा गया है, जो वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है। और इसमें यह कहा गया है कि भारत है वो दूसरे देशों का भी सम्मान करेगा और स्वयं उनकी किसी भी देश की जो बाउंड्रीज है उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा और न ही अपने देश में किसी देश को दूसरे देश को हस्तक्षेप करने की अनुमति देता है, ये बात कहता है। और इसी के तहत भारत ने पंचशील और गुट निरपेक्षता जैसे समझौते भी किए थे। पंचशील चाइना के साथ किया गया था, 1949 में किया गया, और गुट निरपेक्षता जो 120 देशों का समूह है उसका भी भारत नेतृत्व करता है, उसका अध्यक्ष भी है। अब जो इसमें शांति की बात करता है, अनुच्छेद 51 और सम्मान की बात करता है। कहता है कि विश्व में शांति बने रहे और प्रत्येक देश को सम्मान दिया जाए, उस देश के प्रत्येक नागरिक को सम्मान दिया जाए, चाहे वो देश छोटा हो बड़ा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमें तो केवल वसुधैव कुटुंबकम को अपनाना चाहिए, ये बात करता है हमारा संविधान। एक विशेषता ये। अगली विशेषता है वो देखते हैं। अगली विशेषता है आपातकालीन उपबंध के बारे में। जो हमारे संविधान के अंदर आपातकाल के समय कुछ स्थितियां बिगड़ जाती है, उसके बारे में भी वर्णन कर रखा है। तो वो एक भाग 18 है जिस पर आपातकाल के बारे में आर्टिकल 352 से लेकर 360 तक उनमें वर्णन किया गया है। और 352 क्या कहता है, 356 क्या कहता है, 360 क्या कहता है। 352 युद्ध की स्थिति के बारे में कहता है कि युद्ध के समय चाहे वो बाहरी आक्रमण हो, चाहे अपन ने युद्ध किया है, और देश में आंतरिक अशांति के मामले में 352 के तहत आपातकाल लगाया जा सकता है। और 356 के अंदर यह है कि हमारे देश के अंदर संवैधानिक विफलता के कारण अगर किसी राज्य में या फिर पूरे देश में आपातकाल लगाने
की कंडीशन हो जाती है उस समय राष्ट्रपति का शासन लगाया जाता है, तो 356 के तहत लगाया जाता है। और उसके बाद 360 है वो वित्तीय स्थिति के मामले में। अगर हमारे देश की आर्थिक स्थिति बहुत डगमगा जाती है, कमजोर हो जाती है, उस स्थिति में वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है। ये तीन आपातकाल के बारे में। और इन तीनों कंडीशन में राष्ट्रपति इनको हैंडल करता है, इनको संचालित करता है। जब ये लगा होता है उस क्षेत्र के अंदर राष्ट्रपति द्वारा जो गतिविधियां है उनको संचालित किया जाता है। अगली विशेषता एकल नागरिकता के बारे में। अगली विशेषता है एकल नागरिकता। हमारा देश संघात्मक होने के बावजूद भी, हमारे देश में संघात्मक व्यवस्था है, इसके बावजूद भी हमारे देश में दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं है। नियमों के अकॉर्डिंग, संघात्मक ढांचे के अकॉर्डिंग देखें तो दोहरी नागरिकता होनी चाहिए, लेकिन दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं है। दोहरी नागरिकता का मतलब ये कि संघ की अलग नागरिकता होगी और राज्य की नागरिकता अलग होगी। ये दोहरी नागरिकता है। अब संघात्मक के अंदर दोहरी नागरिकता, लेकिन भारतीय संविधान निर्माताओं ने ये विचार किया कि ये जो दोहरी नागरिकता है ये कहीं ना कहीं हमारे जो संविधान है उसमें बाधा उत्पन्न करते हैं, संविधान के अंदर बाधा उत्पन्न कर रही थी। इसीलिए इस दोहरी नागरिकता के प्रावधान को नहीं अपनाया, उसके जगह पर एकल नागरिकता को अपनाया गया। यानी कि भारत के जो नागरिक होंगे उनके लिए राज्य और संघ दोनों की एक ही नागरिकता होगी, अलग अलग नागरिकता नहीं होगी। और यही हमारे संविधान निर्माताओं ने आदर्श माना और इसी को स्वीकार किया। अब अगली विशेषता, अगली विशेषता 19 नंबर, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का आदर्श। हमारे संविधान निर्माताओं ने भाग 4 के अंदर डीपीएसपी का प्रावधान कर रखा है। और डीपीएसपी का प्रावधान इसलिए किया है कि हमारे देश के अंदर सभी लोग पूंजीवादी नहीं है, कुछ लोग गरीब है, कुछ अमीर है। इसमें अगर भेदभाव उत्पन्न नहीं हो, इनमें समानता बनी रहे, इसीलिए हमारे देश के जो संविधान निर्माता थे उन्होंने लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना को सही माना और उन्होंने डीपीएसपी का प्रावधान हमारे संविधान में जोड़ दिया। और इसमें ये कहा गया कि जो ये राज्य होगा वो राज्य प्रत्येक जनता के नागरिक, प्रत्येक नागरिक, हमारे जो देश की नागरिक है या जनता है, उनको शिक्षा की व्यवस्था करवाएगा, उनको पौष्टिक आहार की व्यवस्था करवाएगा और चिकित्सा की व्यवस्था करवाएगा। अन्य बुनियादी सुविधाएं जो एक राज्य में होती है वो राज्य द्वारा दी जाएगी, प्रत्येक व्यक्ति को दी जाएगी। इसमें किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा और शिक्षा का स्तर भी ऊंचा बढ़े। ये बात, अगर एक और बात है कि अगर कोई व्यक्ति मादक पदार्थों का सेवन करता है तो उस पर भी राज्य को अगर लगता है तो उन मादक पदार्थों को कम करने या फिर उनको संतुलित करने के लिए उस पर रोक भी लगा सकता है, उस पर नियम कायदे कानून बना सकता है। ये तो था हमारे लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के बारे में। और अगली विशेषता, अगली विशेषता है अल्पसंख्यक और जो पिछड़े वर्ग है उन वर्गों के लिए जो विशेष व्यवस्थाएं की गई उनके बारे में। हमारे संविधान निर्माताओं ने जो अल्पसंख्यक जनजाति या जाति थी और ओबीसी वर्ग थे उनके लिए कुछ प्रावधान कर रखे, कुछ अनुच्छेद है वो। और किन किन आधार पर, एक तो जो अल्पसंख्यक लोग थे इनको भाषाई आधार पर और धार्मिक आधार पर और सांस्कृतिक आधार पर इनके संरक्षण को बचाने के लिए संविधान में प्रावधान किया और उन्हें कुछ रियायतें दी। और उसके बाद जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति है उनको
संरक्षण प्रदान करने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए हमारे संविधान के अंदर अनुच्छेद 330, 332 के तहत संसद और विधानसभा में भी इन्हें आरक्षण प्रदान किया गया, इनकी सीटें आरक्षित की गई कि ये सीटें इनके लिए रिजर्व रहेगी। और उसके बाद अपन बात करते हैं तो ये आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। ये आरक्षण की व्यवस्था सबसे पहले जब संविधान हमारा लागू हुआ था तो इनको 25 जनवरी 1960 तक लागू किया गया, लेकिन फिर हमारे जो राजनेता थे, या राजनीतिक दृष्टि से भी इनको देख सकते हैं, या फिर उनको उस समय लगा कि ये जो व्यवस्था है ये अभी पूरी तरह से ये लोग सक्षम नहीं हो पाए हैं, इनको ये जो निम्न वर्ग के लोग हैं ये अभी तक कमजोर हैं, इनको अभी और आरक्षण की आवश्यकता है। तो इस आरक्षण को और बढ़ा दिया गया, और वो बढ़ाया गया था 95 संविधान संशोधन 2010 में किया गया, और वो आरक्षण बढ़ाया गया 25 जनवरी 2020 तक। लेकिन ये भी समय सीमा भी पूरी हो गई, और फिर जो राजनीतिक नेता या लोग थे, इनको अब तो शायद ऐसा लग रहा है कि इन्होंने अपनी राजनीतिक दृष्टि से इस आरक्षण समय सीमा को और आगे बढ़ा दिया। और जो आर्टिकल हमारा 335 है उसके अंदर ये बताया गया है कि जो अल्पसंख्यक वर्ग है, ओबीसी वर्ग है, इनके जो पिछड़े वर्ग है, इनको जो नौकरी के अंदर आरक्षण की व्यवस्था की, उनके साथ साथ ये भी बताया कि जो इनके जो आयु सीमा होगी उसमें भी कोई निर्धारित नहीं है, उनमें भी समय सीमा नहीं बताई गई। अब उसके बाद ओबीसी की बात करते हैं तो ओबीसी को 27% आरक्षण 1993 को दिया गया था, मंडल आयोग की सिफारिश पर दिया गया था, और फिर इंदिरा साहनी वाद के अंदर इसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती भी दी गई थी, और सुप्रीम कोर्ट ने जिसको वैध घोषित किया था कि ये 27% आरक्षण है पिछड़े वर्गों को, ये सही है। तो आज अपन इतना ही, और इसी यूनिट का एक और चैप्टर रह जाता है अपनी प्रियम्बल प्रस्तावना के बारे में, जो एक बड़ा लेक्चर बनेगा, वीडियो बनेगा, वो अगला टॉपिक होगा अपना। तो आज के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल स्पेरो स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब जरूर करें। जो आपको जो वीडियो के नीचे रेड कलर की पट्टी दिखी जिसमें सब्सक्राइब लिखा, उसको दबाएं, और उसके पास में एक बेल आइकन है उसको भी जरूर दबाएं, ताकि मेरा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।